आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी लोगरिथमिक एम्पलीफायर्स के बारे में। और एंटी लोगरिथमिक एम्पलीफायर जो हम डिज़ाइन करेंगे वो डायोड की हेल्प से डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एंटी लोग का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास कोई भी एक गिवन फंक्शन है जो किस फॉर्म का है, जो कि इस फॉर्म का है, a इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर b। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी गिवन फंक्शन है। अगर हम इसके दोनों तरफ लोग कंसीडर करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा लोग ए, पावर आगे आ जाएगी, फिर हो जाएगा लोग ई। ठीक है, और लोग ई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1 होती है। तो हमारे पास लोग ए किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। अब देखिए हमारे पास ये जो फंक्शन है, ठीक है, लोग ए इक्वल टू बी, अगर इसका आप एंटी लोग कंसीडर करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास एंटी लोग लेते ही यहाँ से ये लोग हट जाएगा, सिर्फ इधर क्या बचेगा, ए, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर बी। ठीक है, क्योंकि ए हमारा किसके इक्वल था, ई रेज़ टू द पावर बी के इक्वल था। तो जैसे ही हम एंटी लोग लेंगे इस फंक्शन का तो वो क्या होगा, ये लोग हट जाएगा इधर से, और इधर ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई रेज़ टू द पावर बी। तो इसका मतलब एंटी लोग क्या है हमारा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें किसी भी गिवन सर्किट को क्या बनाना है, एंटी लोग एम्पलीफायर बनाना है, तो जो हमारे पास आउटपुट का एक्सप्रेशन आना चाहिए वो किसकी फॉर्म में आना चाहिए, वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वो एंटी लोग एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे बना सकते हैं हम एंटी लोगरिथमिक एम्पलीफायर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि अगर हमें लोगरिथमिक एम्पलीफायर बनाना है तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस आर कंसीडर करते हैं और इधर डायोड कंसीडर करते हैं, और डायोड की डायरेक्शन ये होती है जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। तो अगर हम इस रेजिस्टेंस आर और इस डायोड की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो सर्किट बनता है वो हमारा क्या बन जाता है, वो एंटी लोग एम्पलीफायर बन जाता है। ये हमारे पास डायोड रेजिस्टेंस की पोजीशन को हमने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर क्या है, इनपुट वोल्टेज अप्लाई की है। तो जब हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इस डायोड डी के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, आईडी। जैसे ही ये करंट ए पॉइंट पर आएगा तो वो क्या होगा, वो डिवाइड होगा दो पार्ट्स के अंदर। एक जाएगा ओप एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरफ, और जो दूसरा है वो कहाँ जाएगा हमारे पास, वो जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस आर के थ्रू। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ओप एम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या, इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो करंट आई डी था, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा इस सर्किट, इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो जीरो, और प्लस में क्या हो जाएगा, आई आर। तो इसका मतलब डायोड करंट किसके इक्वल आ गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है उसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब सेकेंडली लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारा डायोड है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है, वो हमारी वी डी है। ठीक है, ये हमारी डायोड के अक्रॉस क्या है, वोल्टेज है। तो देखिए डायोड के इस एंड पर जो वोल्टेज है वो कितनी है, पी एंड की तरफ वो है इनपुट वोल्टेज, और जो एन एंड की तरफ है वो कितनी वोल्टेज है हमारे पास, वी ए के इक्वल है। लेकिन अगर हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को देखें तो क्या कहता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ओप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज होगी वही उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होगी। तो नॉन इन्वर्टिंग को अगर ग्राउंड कर रखा है तो इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, जीरो। तो इसका मतलब ए पॉइंट पर वोल्टेज हमारे पास कितनी हो गई, वो भी हमारे पास जीरो हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी हो जाएगी, इनपुट वोल्टेज माइनस में जीरो वोल्टेज। तो वी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल आ जाएगी। तो ये दो कंडीशंस हमें मिल गई हैं। क्या कंडीशंस मिली है कि जो इनपुट वोल्टेज है वो डायोड वोल्टेज के इक्वल है। सेकेंडली जो हमारा डायोड के अक्रॉस करंट है वो किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट के इक्वल है। अगर हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट को देखते हैं तो क्या होता है, क्या मिलेगा यहाँ पर हमारे पास, करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन है इधर से इसकी
तरफ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाला वोल्टेज कंसिडर करेंगे जो कि है 0, फिर ये वोल्टेज कंसिडर करेंगे माइनस में, तो ये है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस R। तो जो हमारे पास करंट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 माइनस आउटपुट वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस R। और अगर यहाँ से आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, माइनस में R इंटू में डायोड करंट। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था कि डायोड के अक्रॉस जो करंट होता है ID की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट IS एक्सपोनेंशियल VD बाई एटा VT और माइनस में 1, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर पर इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू इस 1 के कंपैरिजन में क्या होती है, काफ़ी ग्रेटर होती है, इसीलिए हम इस 1 को निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिवर्स सैचुरेशन करंट और साथ में ये एक्सपोनेंशियल बच जाता है। तो ये होगी डायोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू, ठीक है। और अगर यहाँ से हम देखें तो आउटपुट वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में आ गया, वो हमारे पास ई की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब जो गिवन सर्किट है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, वो हमारा एंटी लोगरिथमिक एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हमने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, IS पर डिपेंड कर रही है और साथ में VT पर। IS क्या था हमारा, रिवर्स सैचुरेशन करंट, VT क्या था हमारा, थर्मल वोल्टेज टेम्परेचर T पर, और येटा क्या था हमारा, आइडियलिटी फैक्टर था, ठीक है। तो ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट IS होता है और ये जो थर्मल वोल्टेज VT होती है, ये दोनों ही कैसे पैरामीटर होते हैं। अब VT तो नाम से ही पता चल रहा है टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो भी क्या करता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो इसका मतलब ये अगर दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है तो अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर के साथ आउटपुट वोल्टेज क्या करेगी, वेरी करेगी। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पर, आउटपुट वोल्टेज जो है वो आइडियलिटी फैक्टर ईटा पर भी डिपेंड कर रहा है, जिसकी वैल्यू किस रेंज में होती है, 1 से 2 के बीच में होती है इस आइडियलिटी फैक्टर की वैल्यू, जिसकी वजह से इस एम्पलीफायर की जो डायनामिक रेंज है वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। आइडियलिटी फैक्टर की वजह से इसकी जो हमारे पास डायनामिक रेंज है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। वो कैसे रिड्यूस होती है, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बता दिया था कि डायनामिक रेंज कैसे रिड्यूस होती है। तो ये था हमारे पास एंटी लोगरिथमिक एम्पलीफायर यूजिंग डायोड, ठीक है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर्स है तो आउटपुट वोल्टेज क्या करेगी, वो वेरी करेगी टेम्परेचर के साथ। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक स्टेबल आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए डायोड की जगह हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम स्टडी करेंगे एंटी लोग और लोगरिथमिक एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर, ठीक है। इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो डायोड की वजह से क्रिएट हो रही थी उनके जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रांजिस्टर। और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और एंटी लोग एम्पलीफायर स्टडी करेंगे ट्रांजिस्टर की हेल्प से, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, सजेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।